Once again, good morning students. हिस्ट्री का पार्ट 2 आपके साथ है लेकर के। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया पोस्ट वार इकोनॉमी एंड द ग्रेट डिप्रेशन। दो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया। डिप्रेशन का इफेक्ट यूएसए पे कैसे पड़ा, यूरोप पे कैसे पड़ा, उसके बाद जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट जहां गए थे उसका इफेक्ट कैसे पड़ा। अब हमें पढ़ना है सेकेंड वर्ल्ड वार से जुड़ा हुआ इफेक्ट, पोस्ट वार। सेकेंड वर्ल्ड वार भी उसी तरह दो ग्रुप में लड़ा गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में सेंट्रल पावर एंड द एलाइज थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में दो ग्रुप में था। फर्स्ट ग्रुप था एक्सिस पावर। इसके अंदर जो कंट्रीज थे देखिए, जर्मनी, जापान और इटली। और सेकेंड था एलाइज ग्रुप, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर एंड अमेरिका। ये पहले भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक साथ थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान का एंट्री हो गया था एक्सिस पावर की ओर से। स्टार्ट हुआ 1939 में और उसी तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह ये लॉन्ग प्रोलॉन्ग चला। फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था 4 साल और सेकेंड वर्ल्ड वार 6 साल तक चला और 1945 में ये एंड कर गया। इसके जो रिजल्ट थे मैंने पहले ही बताया था, वर्ल्ड वार फर्स्ट हो या सेकेंड हो, देयर मेन कॉज वाज द कॉलोनाइजेशन। ये जो कंट्रीज आपको इसमें इंग्लिश नजर आता है, एंड ऑल दीज कंट्रीज वी आर ट्राइंग टू कॉलोनाइज द होल वर्ल्ड, द कॉलोनाइज द पुअर कंट्री, underdeveloped countries, and for this they fought the two war, first world war and the second world war. इसके रिजल्ट क्या हुआ? उसी तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह है सेकेंड वर्ल्ड वार का। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ग्रेट लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द ग्रेट लॉस ऑफ द ह्यूमन लाइफ। बड़े पैमाने पर लॉस हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी उसी तरह। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार जो है थोड़ा सा मॉडर्न वार था फर्स्ट वर्ल्ड वार से। लॉस ऑफ द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी देखिए, ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन पीपल डेथ हो गए थे, 1 मिलियन कैजुअलिटीज हुई थी, 120 मिलियन पीपल कंसंट्रेशन कैंप में डेथ कर गए। अब देखिए, जब आपको मैंने पढ़ाया था नाजी जर्मनी की 9 में, उसमें मैंने आपको कंसंट्रेशन कैंप के बारे में बताया था। ये एक तरह से कह सकते हैं न्यू प्रोसेस ऑफ गिविंग द डेथ सेंटेंस। किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड देने का एक नया तरीका, जो कि जर्मनी में इसका इजाद हुआ और जर्मनी में ही इसको मैक्सिमम फॉलो किया गया। जर्मनी में मैंने बताया था आपको, हिटलर ने अपने अपोनेंट्स ज्यूज, पॉलिश एंड अदर कम्युनिटीज को उन्होंने, जिप्सीज को उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में छोड़ा था। वहां पर उसको गैस चैम्बर में मार देते थे, खाने पीने की सुविधा नहीं होती थी, बीमारी से मर जाते थे। तो इतने लोग कंसंट्रेशन कैंप में डेथ कर गए। प्रिजनर्स, वर्ल्ड वार में प्रिजनर्स के साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ देख लें। वार प्रिजनर को रेस्पेक्ट दिया जाता है, उसको सेफगार्ड किया जाता है, लेकिन वर्ल्ड वार में ऐसा नहीं। उनको खुद कहा गया टू डिग आउट देयर ओन ग्रेव। अपने को दफन करने के लिए खुद वो गड्ढा करें, ग्रेवयार्ड बनाया। और जब वो ग्रेवयार्ड बना लेते थे, सबको गोली मारकर शॉट डाउन उसमें दफन कर दिया जाता था। दिस वाज द वर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार। लोगों को गैस चैम्बर में मार दिया जाता था, गैस चैम्बर में डालकर, और गैस पॉइजनस गैस स्प्रेड करके उसकी हत्या की जाती थी। इलाज का जो एक्सपेंडिचर था 10 लाख मिलियन उन्होंने खर्च किया था। और इस वर्ल्ड वार में डेमोलिशन ऑफ लार्ज टाउन, बड़े बड़े शहरों का बड़ा बर्बादी हुआ था। जैसा कि आप इसमें रिपोर्ट डालते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम गिराए गए थे। वो शहर कई साल तक उसका इफेक्ट उस शहर पर देखा गया और ऐसा माना जाता है कि आज भी उसका इफेक्ट उस शहर पर है। तो बड़े बड़े शहर वर्ल्ड वार में
बर्बाद हो गए और लोग की हत्या हुई। सेकेंड जो इसका इफेक्ट था आर्म्स रेस। वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में यूएसए की एंट्री और जापान पे बम गिराया जा रहा है। एटॉमिक बम गिराने के बाद रेस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज जो थे, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसएसआर, जर्मनी, इन सभी ने अपने आप को आर्म्स रेस में शामिल कर एटम बम बनाना स्टार्ट कर दिया। सो सेकेंड वर्ल्ड वार का इफेक्ट आर्म्स रेस में पड़ा। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए सोफिस्टिकेटेड वीपन्स, टैंक, एयरक्राफ्ट एंड द एटम बम बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। थर्ड है इसका जो इफेक्ट है वीकनिंग ऑफ इम्पेरियलिस्ट पावर। एट द सेम टाइम जब सेकेंड वर्ल्ड वार में जहां जहां इंपीरियल गवर्नमेंट थी यूरोपियन का, उस दौरान 4-6 साल तक ये इंपीरियल गवर्नमेंट वर्ल्ड वार में इंगेज रहे, तो जहां जहां इनका शासन था वहां भी ये कमजोर होते चले गए। उसका एग्जाम्पल आप देख लें इंडिया में। 1939 से स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वार और 1945 तक चला। इस दौरान हमारे देश में कितने मूवमेंट स्टार्ट हुए फ्रीडम के। तो उसी तरह वर्ल्ड में जहां कहीं भी इंपीरियल गवर्नमेंट थी, सभी जगह इंडिपेंडेंस का डिमांड होने लगा, फ्रीडम का डिमांड होने लगा, जिसके कारण इंपीरियल गवर्नमेंट कमजोर हुई और उसके बाद इंडिपेंडेंस का एक सीरीज स्टार्ट हो गया। देखिए 1945 में वर्ल्ड वार खत्म हुआ, 1947 में इंडिया आजाद हो गया, 1948 में आपको श्रीलंका आजाद हो गया। तो इंपीरियल गवर्नमेंट कमजोर होती चली गई। अब देख रहे फ्रांस का शासन था इंडो चाइना, जिसे वियतनाम आप कहते हैं, वहां भी इसका शासन था। वहां वो कमजोर हो गए और छूट कर चले गए वहां से। हॉलैंड का शासन था इंडोनेशिया में, वहां भी कमजोर हो गए, वहां से भी चले गए। और इंडिया में मैंने आपको बता दिया। इतने सारे डिवास्टेशन के बाद तो वर्ल्ड के डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज ने सोचा कि ये फिर दोबारा वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। तब उस सोचने के बाद, समझने के बाद कंट्री यूनाइट होकर यूएन का फाउंडेशन किया 1945 में और इमरजेंस ऑफ यूएसएसआर का हुआ। इसमें बहुत सारी कंट्री ने इसको कंट्रीब्यूट करके इसको फाउंडेशन किया, जो अभी तक चला रहा है, टू मेंटेन द पीस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में पीस को मेंटेन करने के लिए यूएन का फाउंडेशन किया गया। सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। पोस्ट वार सेटलमेंट एंड द ब्रिटेन इंस्टीट्यूशन। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई, उस सभी पे कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड वार के बाद कुछ सेटलमेंट किए गए, जैसा कि मैंने आपसे कुछ देर पहले पढ़ाया। पीस मेंटेन करने के लिए यूएन का फाउंडेशन किया गया, टू मेंटेन द पीस इन द वर्ल्ड। उसी तरह इकोनॉमिक कंडीशन को रिवाइव करने के लिए कुछ सेटलमेंट किए गए। सबसे पहले उस समय जो इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने 2 लेसन सीखा। वर्ल्ड वार के बाद 2 लेसन उनके समझ में आया। क्या है? पहला, इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन द मास प्रोडक्शन। ध्यान देंगे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन द मास प्रोडक्शन मीन्स इंडस्ट्री डिपेंड्स करता है मास प्रोडक्शन पर, लेकिन साथ साथ वो ग्रो करेंगे जब मास कंजप्शन होगा, तभी। ध्यान देंगे, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि यूएसए में मास लेवल पर प्रोडक्शन हुआ, डिप्रेशन हुआ था। उसका कारण था क्या? मास लेवल पर प्रोडक्शन हो गए बट मास लेवल पर कंजप्शन नहीं हुआ। तो ये समझ में आया इकोनॉमिस्ट को कि इंडस्ट्री का सेटअप होना और मास लेवल पे प्रोडक्शन डिपेंड्स करता है मास कंजप्शन पे। प्रोडक्शन करते कंजप्शन नहीं होगा तो किसी भी एंगल से वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। ठीक है। और दूसरा, फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर पीपल को फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो इकोनॉमिक
स्टेबिलिटी उसमें आएगी, पीपुल में, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गवर्नमेंट में आएगा, कंट्री का आएगा। लेकिन ये गारंटी कौन दे सकता है? प्राइवेट तो दे नहीं सकता है। नो गारंटी ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट वाला तो गवर्नमेंट को गारंटी का एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं दे सकता है। इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको फ्लक्चुएशन ऑफ थ्री थिंग्स, द प्राइस का फ्लक्चुएशन घटना बढ़ना, प्रोडक्शन का फ्लक्चुएशन घटना बढ़ना, एंड द एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना। जब तक गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करेगी इस पे कंट्रोल नहीं होगा, और इस पे कंट्रोल नहीं होगा तो ये सक्सेस नहीं हो पाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन सक्सेस नहीं हो पाएगा। प्रोडक्शन होते रहेंगे, कंजप्शन होंगे नहीं। तो इस सिचुएशन के लिए जो इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन थे उन्होंने कहा कि किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरत है। जब तक गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी किसी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट की नीड बहुत जरूरत है। गवर्नमेंट उसको किस किस पे कंट्रोल करे? फ्लो ऑफ द गुड्स, फ्लो ऑफ द कैपिटल एंड फ्लो ऑफ द वर्क। गुड्स के प्रोडक्शन पे कंट्रोल, गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कंट्रोल, कैपिटल के मूवमेंट पे कंट्रोल, एंड द लेबर एंड द वर्क के मूवमेंट पे कंट्रोल। इस पे जब तक कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं होगा तब तक मास प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन सक्सेस नहीं हो पाएगा, और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री स्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, तो इंटरनेशनल मार्केट और कंजप्शन एंड द प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन वुड में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया वर्ल्ड के डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज में, और तब उस मीटिंग में डिसीजन हुआ कि दो इंपोर्टेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक और IMF का फाउंडेशन किया गया। इसे ट्वीट ऑफ द ब्रिटेन वुड्स भी कहा जाता है, और ये फाउंडेशन हुआ 1945 में, बट एक्चुअल ये वर्किंग स्टार्ट किया 1947 से। और ये ट्विंस ऑफ द ब्रिटेन वुड्स भी कहे जाते इसलिए है कि इस पे पावरफुल कंट्रोल कंट्रीज का ही कंट्रोल था, और सपोर्ट मैक्सिमम पावरफुल कंट्री को ही मिल रहे थे। इकोनॉमिक सपोर्ट भी अगर मिल रहे थे तो वर्ल्ड में पावरफुल कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ भी गेन नहीं से हो रहा था। येट द डेवलपिंग कंट्रीज वेयर द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक and IMF, but their support was very less to the developing countries, को बहुत कम प्रॉफिट था इससे। तब जाकर के जो डेवलपिंग कंट्रीज थे इनमें एक रिएक्शन हो रहा था इसके अगेंस्ट में। मोस्ट ऑफ द पावरफुल कंट्रीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि UN में वो परमानेंट मेंबर थे, आपको वर्ल्ड बैंक और IMF में वीटो पावर यूएस को मिला हुआ था। तो इसके रिएक्शन में डेवलपिंग कंट्रीज ने G77 ग्रुप 77 का फाउंडेशन किया, और इन्होंने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट की और डिमांड की। इनका डिमांड था कि किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज के रिसोर्स को पर उसका हक होना चाहिए। द डेवलपिंग कंट्रीज कैन कंट्रोल देयर रिसोर्स, उसके डेवलप कंट्री किसी प्रकार से हावी नहीं होगा, और उसको असिस्टेंट मिले डेवलप करने। द डेवलपिंग कंट्री मस्ट गेट असिस्टेंट फ्रॉम द डेवलप कंट्री टू डेवलप देमसेल्फ। प्रॉपर प्राइस, अगर उस कंट्री से, डेवलपिंग कंट्री से अगर रॉ मटेरियल ले जाते हैं उसे प्रॉपर प्राइस मिलनी चाहिए उसके गुड्स की, उसके रॉ मटेरियल की। अगर डेवलपिंग कंट्रीज कुछ अपने गुड्स सेल करें तो उसको मौका मिले डेवलप कंट्री में सेल करने का। अपने कुछ प्रोडक्ट को अगर वो सेल करना चाहे डेवलप कंट्रीज में तो उसे वहां मिलना चाहिए डेवलप कंट्रीज में।
ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो था वो फिक्स रेट पर डिमांड कर दिया गया। फिक्स एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट मीन्स डॉलर से कंपेयर कर दिया गया। डॉलर का वैल्यू गोल्ड के से कंपेयर करके फिर वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी को डॉलर से कंपेयर कर दिया और फिक्स कर दिया। जैसे इंडिया के ले लीजिए 1950 तक और उससे पहले उसके बाद थोड़े दिनों तक हमारे करेंसी को अमेरिकन करेंसी से फिक्स कर दिया गया था, न वो बढ़ सकता है और न ही घट सकता है। हालांकि बाद में ये फ्लक्चुएट एक्सचेंज हो गया और अब वो बढ़ते और घटते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं, लेकिन उस समय फिक्स कर दिया गया था। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में डॉलर का वैल्यू अदर कंट्रीज के करेंसी से फिक्स कर दिया गया। तो ये आपका हिस्ट्री का ये टॉपिक एंड कर गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से पढ़ाऊंगा आपको। ओके, थैंक यू।